नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सन 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काफी चुनौती भरा रहा और उन्हें कई तरह की नाकामियों का सामना भी करना पड़ा। बंगाल में उन्हें अपेक्षित परिणाम देखने को नहीं मिले। कोरोना क्राइसिस के मैनेजमेंट में वो पूरी तरह से नाकाम रहे। कुप्रबंधन पूरे देश ने देखा और किसान आंदोलन के सामने तो उन्हें घुटने ही टेकने पड़ गए थे। शायद यही वजह है कि उनकी रेटिंग में भी इस साल लगातार गिरावट देखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस को लेकर या विकास को लेकर उनकी जो छवि बनी थी 2015-16 में, वो धीरे धीरे ध्वस्त होती गई और अब कोई उनसे उम्मीद नहीं करता है कि वो बहुत अच्छा गवर्नेंस देंगे देश को या विकास के रास्ते पर ले जा सकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी साख को झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ये संदेह बढ़ता जा रहा है कि कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फांसीवाद के रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। तो सवाल कुल मिला के ये है कि 2021 में जो मोदी के लिए किस तरह का रहा और जो नुकसान उन्हें हुआ है, क्या उसकी भरपाई वो 2022 में कर पाएंगे और करेंगे भी तो किस तरह से करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और लाल कृष्ण आडवाणी के राजनीतिक सलाहकार रह चुके सुधींद्र कुलकर्णी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस मसले पर बातचीत करते हैं। सुधींद्र जी, सबसे पहले तो आपका सत्य हिंदी में स्वागत है और नमस्कार और नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। और अब मेरा पहला सवाल यह है कि 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा रहा। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर और उनके इरादों पर तमाम तरह से शक खड़े किए जाते रहे हैं और खासतौर से नोटबंदी के बाद तो ये सिलसिला बढ़ भी गया था। लेकिन 2021 एक ऐसा साल था जब हमने उनको बहुत सारे फ्रंट पर कमजोर होते हुए देखा और फेल होते हुए देखा। आपका असेसमेंट क्या है? मुकेश कुमार जी, सबसे पहले मैं आपको, आपके साथियों को और सत्यहिंदी.com से जुड़े हुए सभी हमारे मित्रों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सत्यहिंदी.com और प्रभावी बने और बलशाली बने। आप जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की आज सख्त जरूरत है। जब मेन स्ट्रीम मीडिया लगभग गुलाम बन चुकी है, तो स्वतंत्र मीडिया का यह जो एक नया प्लेटफॉर्म बना है, आप जैसे सभी पत्रकारों को, प्लेटफॉर्म्स को आज और मजबूत होना जरूरी है देश के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए। 2021 अब हमारे पीछे चला गया है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखिए, यह संकटग्रस्त साल था देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। कोरोना का पहला वेव ये तो 2020 में ही आ चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब वो वेव चला गया और परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन 2021 में फिर एक बार दूसरा जो वेव आया वह भयानक था, भारत के लिए और दुनिया के कई देशों के लिए। एक नेता का जो द ट्रू टेस्ट ऑफ अ लीडर, ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, इज व्हेन ही इज फेस्ड विद अ क्राइसिस। जब संकट का सामना झेलना पड़ता है तो एक नेता का सही परिचय जनता को होता है, देश को होता है। तो इस कोरोना काल में हमने देखा कि एक संवेदन शून्य सरकार और संवेदन शून्य नेता, इतनी लोगों को परेशानी हुई। यह तो एक आकस्मिक था, इसकी पूरी जिम्मेदारी तो हम सरकार पर डाल नहीं सकते हैं। लेकिन ऐसे संकट के समय जो एक प्लानिंग होनी चाहिए थी,
जो व्यवस्था का मैनेजमेंट होना चाहिए था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ. इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज्ड क्राइसिस, नेचुरल कैलामिटीज इन इंडियाज हिस्ट्री. ऑक्सीजन का अभाव, दवाई का अभाव, क्या यह सब पहले वेव के बाद ही, क्या इसका मैनेजमेंट नहीं हो सकता था? इसकी योजना नहीं बन सकती थी? तो हमने देखा जिस तरह से समाज के हर वर्ग, गरीब हो या अमीर, सब इस कोविड के दूसरे वेव से अफेक्टेड हुए, प्रभावित हुए. और तब लगा कि लोगों को कि कहीं ना कहीं सरकार का प्रचार और सरकार के परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा दरार है. और फिर भी सरकार का प्रचार कम नहीं हुआ. यानी जो कोविड के सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री का ही फोटो सब जगह, यानी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के होर्डिंग्स लगे गांव गांव में, शहर शहर में. यानी ऐसे संकट के परिस्थिति में भी स्वयं का प्रचार इतने व्यापक रूप से हमने देखा, यह किसी भी नेता को शोभा नहीं देता. लोग शायद बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में सवाल उठे हैं, संदेह उठा है, और अपने अपने जो कॉन्फिडेंस हैं, जिन पर वो विश्वास रखते हैं, उनके साथ बोलना भी शुरू हुआ है. यह था पहला क्राइसिस. दूसरा, जो किसान आंदोलन साल भर चला, कोविड के परिस्थिति में भी वह रुका नहीं, हर मौसम में चला. और देश देखता रहा, दुनिया देखती रही, लेकिन प्रधानमंत्री को एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि मैं जाऊं, उनके दर्द सुनूं, उनकी बातों को सुनूं. कभी वो नहीं गए. वो तो राजधानी में ही हो रहा था. लेकिन जब चुनाव नजदीक आए, उत्तर प्रदेश का चुनाव, पंजाब का चुनाव, और लगा कि यही परिस्थिति आगे चली तो उनके पार्टी के लोगों को प्रचार करना भी, यानी जो कैंपेन करना भी मुश्किल हो जाएगा, तब इन बिल्स को वापस लिया गया, इस कानून को वापस लिया गया. अब देखिए 2021 में और एक बात लोगों के सामने बिल्कुल साफ नजर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में संसद संवादहीन हो गया है. एक तरफ सरकार संवेदना शून्य, दूसरी तरफ संसद संवाद शून्य. जिस तरह से ये तीनों फार्म बिल्स लाए गए, कानून के रूप में उनको बनाया गया, उस समय भी संवाद में कोई बहस नहीं हुई, और जब वापस लिया गया तब भी संवाद नहीं हुआ, कोई डिबेट नहीं हुआ. यानी बिना डिबेट के इतने महत्वपूर्ण कानून बनते हैं और बिना डिबेट के वो वापस भी लिए जाते हैं. यानी संसद है किसके लिए? तो प्रधानमंत्री एक नया संसद भवन वहां बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जा रहे हैं, सेंट्रल विस्ता बन रहा है, और इतिहास में यह नाम लिखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह नया संसद भवन बना. लेकिन जिस संसद में बहस नहीं होती है, जिस संसद में स्वयं प्रधानमंत्री बैठते भी नहीं है, इस जो विंटर सेशन हुआ पार्लियामेंट का, इस पूरे विंटर सेशन के दौरान सिर्फ एक दिन प्रधानमंत्री संसद में आए.
इससे लगता है कि वे संसद को कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है, महत्व देते नहीं है। यानी केवल प्रचार, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तो ये इट्स बीइंग हॉलोड आउट। तो सुधींद्र जी, आप तो जो प्रश्न उठाए हैं उसमें से मुझे 3 चीजें अभी तक समझ में आई। एक ये कि गवर्नेंस के मामले में पूरी तरह से फेल साबित हुए नरेंद्र मोदी इस साल, क्योंकि कोरोना की क्राइसिस को उन्होंने फोर्स ही नहीं देखा, बल्कि शुरू में तो कह दिया कि कोरोना चला गया, हमने कोरोना पर विजय पा ली है। फिर जब कोरोना आया तो उसको मैनेज नहीं कर पाए। वैक्सीनेशन के मामले में वो आगे पीछे होते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली तब जाके वो वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुए। किसानों के आंदोलन के मामले में उन्होंने संवेदनहीनता का परिचय दिया। और तीसरा मुद्दा यह कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र और जो उसकी सर्वोच्च संस्था है संसद, उसको उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी, वो महत्व नहीं दिया। तो 3 स्तरों पर उनकी ये नाकामियां दिखती हैं, उनका रवैया दिखता है कि वो किस तरह से देश को चला रहे हैं। क्या इन 3 चीजों ने प्रधानमंत्री की छवि को खराब किया है? क्या जो रेटिंग आई है एजेंसियों की, उसमें जो उनकी लोकप्रियता घटी है, क्या ये रिफ्लेक्शन उसका भी है? कुल मिलाकर ये 3-4 घटनाएं प्रधानमंत्री के 7 साल में सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जो कुछ हुआ है, बुरा साल है प्रधानमंत्री के तौर पर उनका। इसको किस तरह से एसेस करें हम, किस तरह से प्रधानमंत्री की क्षमताओं को लेकर और उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कैसे जोड़ के देखा जाए? 2021 में हमने कोविड संकट को देखा, 2021 में हमने किसान आंदोलन को देखा, जो दुनिया का सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन था। लेकिन तीसरी बात भी 2021 की तरफ हम जब मुड़कर देखते हैं, वह है आर्थिक संकट। प्रधानमंत्री का यह एक वादा था, प्रॉमिस था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आम आदमी के लिए अच्छा दिन, इसका मतलब क्या है? देश आगे चले, लोकतंत्र और मजबूत हो, ये तो सबकी एक मंशा होती है। लेकिन आम आदमी के लिए महंगाई कम हो, रोजगार के अवसर बढ़े, ये सबसे एक अपेक्षा होती है, एक एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से। लेकिन 2021 में अर्थव्यवस्था और गड़बड़ी में आ गई। आज महंगाई तो चरम सीमा पर पहुंची है। पेट्रोल डीजल, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो सेंचुरी पार करके जाएंगे। हालांकि दुनिया के एनर्जी मार्केट में इतना कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जो एक बजट मिसमैनेजमेंट को कहीं ना कहीं छुपाने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से ये सब पैसा इकट्ठा कर रही है। इसका बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है और रोजगार के अवसर और कम हुए हैं। यानी अर्थव्यवस्था तो नोटबंदी के बाद ही, जो असंगठित क्षेत्र है वह नोटबंदी के बाद ही चपेट में आया था, लेकिन कोरोना की वजह से वह और उसका क्राइसिस गहरा होता चला। तो यह तीसरा भी जो एक संकट है, इसको भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इन तीनों संकटों को प्रधानमंत्री और उनकी सरकार जिस प्रकार से इसका सामना किया, यह देखते हुए, जैसे मैंने कहा, प्रचार और परफॉर्मेंस, इसका गैप बिल्कुल दिख रहा है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई गैप है और बढ़ रहा है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, यह दुख के साथ कहना पड़ेगा, मैं भी पत्रकार हूं, आप भी पत्रकार हैं, और पत्रकारिता से जुड़े हुए सब लोगों को आज यह महसूस हुआ है कि
आजादी के बाद इमरजेंसी के बिना भी मीडिया को गुलाम किया जा सकता है, यह नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया। फॉर्मली देयर इज नो इमरजेंसी, लेकिन फिर भी इमरजेंसी के समय जिस प्रकार से सेंसरशिप लागू हुई थी, उस प्रकार की सेंसरशिप नहीं है। परंतु एक मेन स्ट्रीम मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका वह गोदी मीडिया बन गया है। तो गोदी मीडिया के प्रचार को देखने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन हकीकत को जो जानते हैं, और हकीकत को सभी लोग जानते हैं क्योंकि वे सब प्रभावित हैं। तो आपका जो सवाल है कि इमेज, उनकी लोकप्रियता कम हुई है या नहीं, आप किसी भी आम आदमी से पूछिए तो इसका उत्तर मिल जाएगा। मैं पिछले 1-2 महीनों में काफी भ्रमण किया हूं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, पंजाब, तो सब जगह लोग त्रस्त हैं। कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा चला रहे हैं देश को। और तो और जो संघ परिवार के कार्यकर्ता, समर्थक, उनसे भी मैंने बात की है, उनको भी वे बहुत संतुष्ट नहीं है। वो बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वे संतुष्ट नहीं है। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बिल्कुल उसके आदर्शों का पालन करते हुए जिन्होंने सेवा की है, हम उनके कुछ विचारों से मतभेद रख सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक कई सारे हजारों लोग निस्वार्थी हैं और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले लोग हैं। उनको भी लगता है कि संघ की संस्कृति, संघ का संस्कार और प्रधानमंत्री, उनकी जो एक प्रचार, बहुत बड़ा तफावत है। संघ कहता है मैं नहीं हम, प्रधानमंत्री हम नहीं मैं, सब कुछ मैं, मी, आई, एवरीथिंग इज मोदी। तो यह तो संघ के आदर्शों से भी जुड़ता नहीं है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में एक प्रकार की एक रीथिंकिंग शुरू हुई है मोदी जी के बारे में। अंग्रेजी में जो कहावत है कि यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। तो कहीं ना कहीं 2021 के बाद एक ऐसा संक्रमण काल आया है कि लोग अब 2024 की ओर देख रहे हैं जी। लेकिन उनके पक्ष में एक ही फैक्टर काम कर रहा है, वह है देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं है। इसको देखते हुए मोदी जी अभी भी बहुत एक बड़े नेता के रूप में लोगों को दिखाई देते हैं। जी, सुधींद्र जी, ये जो आपने बात की, हम लोग अक्सर बात करते रहे कि मोदी जी की पर्सनालिटी में, उनकी पॉलिटिक्स में एक तरह का करिश्मा था, जिसकी वजह से वो लोगों को आकर्षित करते थे। एक तो आपने टीना फैक्टर की बात की, वो भी उनके हक में जाता था, लेकिन शुरुआत में जो फ्रेशनेस थी शायद लोगों को उसने भी आकर्षित किया। विकास का काफी उन्होंने डंका पीटा था शुरू में, उसने भी आकर्षित किया। लेकिन विकास, गवर्नेंस, ये दोनों हमने देखा 2021 में वो दोनों से पीछे हट गए हैं या दोनों में फेल कर गए हैं। और अब ऐसा लगता है कि सीधे सीधे हिंदुत्व पर छलांग लगा रहे हैं। काशी में जो एक भव्य समारोह शो किया, मेगा इवेंट की, वो भी यही बताती है। और लगातार जो पूरा संघ परिवार का देख रहे हैं हम कि जिस तरह से उग्र हिंदुत्व का आगमन हो रहा है, हरिद्वार में जो तथाकथित धर्म संसद हुई उसमें हुआ, छत्तीसगढ़ में जिस तरह के बयान हुए, उनको बचाने की कोशिश की गई, उसमें सरकार चुप रही, प्रधानमंत्री मोदी शाह अभी तक कुछ नहीं बोले। क्या ये उस करिश्मा के ढह जाने के बाद अब हिंदू हृदय सम्राट वाले करिश्मा को लेकर नरेंद्र मोदी आगे जाना चाहते हैं?
आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं 2021 के और एक संकट के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जी। कोविड पहला संकट था, किसान आंदोलन एक दूसरा संकट था, आर्थिक परिस्थिति जो वो और बिगड़ी वह तीसरा था, और चौथा 2021 में भारत और चीन के सीमा पर जो तनाव बना हुआ है वह तनाव जैसा था वैसा ही रहा। जब तनाव शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते कहा था कि हमारे जमीन में कोई घुसा नहीं है, हमारे जमीन को किसी ने लिया नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने चीन के विषय पर कभी भी कोई भी बयान नहीं दिया, और तो और संसद में भी इस पर कोई चर्चा होने नहीं दिया। विपक्ष ने डिमांड की लेकिन चर्चा नहीं हुआ। आप और पीछे मुड़कर देखेंगे तो 1962 के युद्ध से पहले और युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद भी संसद में भारत चीन के इस सीमा प्रश्न पर बहस हुआ था। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विपक्ष ने संसद में प्रधानमंत्री नेहरू जी को सवाल पूछा था और कटघरे में खड़ा किया था। आज प्रधानमंत्री इस पर बिल्कुल चुप है और हम सब देखते हैं कि कुछ सीमा पर कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन अब इस सीमा प्रश्न को कैसे सुलझाना है, इस पर सरकार को क्या जवाबदेही नहीं है सरकार की, देश को बताने के लिए, संसद को बताने के लिए, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल चुप है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर, एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जा रहा था। तो ऐसा जब राष्ट्र के सामने इतना बड़ा सवाल उठता है तो क्या प्रधानमंत्री देश के लोगों को हकीकत के बारे में और इस प्रश्न को सुलझाने के बारे में कुछ कहना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? सुधीर जी, एक चीज और फिर एक बड़ी बात, जैसे आपने कहा गवर्नेंस, विकास हो या गवर्नेंस, विकास हो या शासन, इन दोनों फ्रंट्स पर, इन दोनों मोर्चों पर प्रधानमंत्री विफल होते दिख रहे हैं। और इस विफलता को छिपाने के लिए आज जब हम 2022 में प्रवेश किए हुए हैं तो लगता है कि देश और समाज और किसी अन्य दिशा में जा रहा है और इसे ले जाने की कोशिश हो रही है। समाज को बांटना, देश को विघटित करना, देश में धार्मिक उन्माद पैदा करना, और ऐसी बातें, ऐसी भाषा जो हमने पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है, सुनी है, ये तो आजादी के बाद कभी हमने नहीं देखा था, कभी हमने नहीं सुना था। खुलेआम नरसंहार की बात हो रही है, खुलेआम कोई एक भगवाधारी, मैं उन्हें साधु भी नहीं कहूंगा, दे आर फेक साधुस। वो कहता है कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको उसी तरह से गोली से मारता जैसे गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। ये धर्म संसद है, ये अधर्म संसद है, और इसके खिलाफ ना प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में इसका निषेध किया, गृह मंत्री ने इसका निषेध अभी तक नहीं किया है, और पूरी सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चुप है।
यानी सेना के 5 पूर्व जो प्रमुख है उनको कहना पड़ा देश कहां जा रहा है, उनको राष्ट्रपति को खत लिखना पड़ा। तो विफलताओं को छुपाने के लिए समाज को पोलराइज करना, यह एक बहुत ही खतरनाक राजनीति है और इसे रोकने के लिए हम सबको डटकर आगे आना होगा, मुकाबला करना पड़ेगा और उसे हराना पड़ेगा। जी, यहाँ पर मैं एक और चीज जोड़ना चाहता था सुधींद्र जी। अंतरराष्ट्रीय छवि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू में गढ़ी थी कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर वो चमका रहे हैं, अब उसकी पूछ परख पड़ गई है। ये हालांकि एक प्रचार का हिस्सा था, भारत पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सक्रिय था, उसकी प्रतिष्ठा थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो शो किए बाहर, उनके जरिए ये एक हवा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हमने इस साल 2021 में ये देखा कि तमाम अंतरराष्ट्रीय एजेंसीज ने कहा कि हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न बढ़ा है, डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत नीचे आया है, प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में भारत नीचे आया है, ह्यूमन राइट्स में नीचे आया है, और जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जिसमें कुपोषण की बात है या आर्थिक गैर बराबरी की बात है, इन मामलों में भी भारत और नीचे फिसलता चला गया है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि 2021 में हम उसको नीचे आते हुए देखते हैं। इस पर आपकी टिप्पणी? आपने बिल्कुल सही कहा। प्रचार घर के अंदर, प्रचार घर के बाहर, यह 2024 से शुरू हो चुका था। और जब जब प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो प्रचार से ऐसा एक वातावरण निर्माण किया जा रहा था कि अब पूरे विश्व के नेता, ना केवल भारत के नेता, विश्व के नेता के रूप में मोदी जी उभर रहे हैं। 2021 में सच्चाई काफी हद तक दुनिया के सामने और देशवासियों के सामने आ चुकी है। कोविड की शुरुआत जब हुई थी तब अमेरिका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यहां आए थे, तो उनके सम्मान में इतना शानदार एक कार्यक्रम हुआ गुजरात में। उस समय भी लग रहा था कि कोविड आ रहा है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने प्रचार के लिए यह सब किया। उससे पहले जब अमेरिका गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने चुनावी प्रचार भी कर दिया, अगली बार ट्रंप सरकार। यानी ये इस प्रकार किसी दूसरे देश के नेता के लिए प्रचार करना भारत के किसी नेता ने नहीं किया था अभी तक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हार चुके, वहां बाइडेन राष्ट्रपति बने, तो अमेरिका जैसे, जिससे हम एक बहुत ही करीबी मित्र समझते हैं, उस देश के लोगों को भी लगा कि ये कैसे प्रधानमंत्री है। तो इसी तरह दुनिया के अन्य देशों में भी कोविड के मिसमैनेजमेंट, इसको तो छुपा नहीं जा सकता था। इकोनॉमी का मिसमैनेजमेंट, ये तो दुनिया के सामने है। तो इसलिए दुनिया में भी प्रधानमंत्री की छवि, उनका इमेज गिरता जा रहा है जी। और इसके साथ साथ अभी जो हो रहे हैं, अभी जो भगवाधारी जिस प्रकार के भाषणबाजी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला, यह भी कोई इंटरनेशनल मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। तो भारत में हो क्या रहा है, इस पर दुनिया की नजरें हैं और दुनिया वाहवाही नहीं कर रही है। उन दुनिया वालों को भी लग रहा है कि दुनिया का इतना बड़ा एक लोकतंत्र वाला देश, यहाँ हो क्या रहा है, दुनिया में भी एक प्रकार से चिंता बढ़ रही है। जी,
सुधींद्र जी, अगर मैं ये आपसे तुलना करने के लिए कहूं कि 2014, 15, 16 के जो मोदी थे और 2021 के बाद जो मोदी दिख रहे हैं, उनमें बहुत संक्षेप में क्या डिफरेंस दिख रहा है? उस समय के प्रधानमंत्री की जो छवि, जो करिश्मा, जो काबिलियत की बात की जाती थी, और वो 2021 के बाद उनमें कितना गैप दिख रहा है? गैप तो बहुत स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2024 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2014। 2022 में जी। नहीं है। 2014 के प्रधानमंत्री आज हमारे सामने नहीं है। बालाकोट के बाद 19 के नरेंद्र मोदी भी हमारे सामने नहीं है। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इनसिक्योर है। इसी यानी 2021 के प्रथम कुछ इन द फर्स्ट हाफ पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ। पश्चिम बंगाल के चुनाव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने जिस प्रकार से प्रचार किया, वहां भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और ममता बनर्जी को हटाने के लिए अंततोगत्वा हाथ में क्या आया? कुछ नहीं आया। तो अब जो 5 विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इन सभी चुनावों के he has made it his own। उत्तर प्रदेश में भी every alternate day the prime minister is in उत्तर प्रदेश। यानी एक इनसिक्योर प्रधानमंत्री ही यह कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि 2022 में राजनीतिक परिवर्तन बहुत तेजी से आएगा और 24 तक ये बिल्कुल एक नया एक पर्सपेक्टिव, एक नई रियलिटी देश के सामने आएगी। और मैं समझता हूं कि 2024 में भारत में बिल्कुल बदलाव आने वाला है और इस बदलाव के लिए हम सबको काम करना पड़ेगा। या किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए काम करना नहीं है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत के एकता को बचाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जैसे ये देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर, विकल्प नहीं है। इसी कारण मोदी अभी भी एक अनबीटेबल लगते हैं। अगले 2 साल में इस चित्र को हमें बदलना पड़ेगा और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि भारत में एक विकल्प उभरेगा। क्या क्योंकि आपको लगता है प्रकृति में, हाँ जी, जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए अग्नि परीक्षा है? अगर वो इसमें फेल हुए तो उनका जो सारा तिलिस्म है वो भरभरा के गिर पड़ेगा, और अगर वो जीत गए तो शायद अपने को संभाल ले जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। यह एक अग्नि परीक्षा है और वे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत निर्णायक होने वाला है। इसलिए पहले आदित्यनाथ इस चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु में थे। अब आदित्यनाथ नहीं है, स्वयं नरेंद्र मोदी केंद्र बिंदु बन गए हैं। तो अग्नि परीक्षा तो बिल्कुल है। अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या करेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन लोकप्रियता घट रही है। प्रचार और वास्तविकता, प्रचार और सच्चाई के बीच एक जो बहुत बड़ा अंतर है लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं समझता हूं कि लोग, उत्तर प्रदेश की प्रबुद्ध जनता इस चुनाव में कुछ करिश्मा दिखाएगी और 2024 में एक परिवर्तन के लिए रास्ता बनाएगी। क्या अंत में क्या आप ये कहना चाहेंगे कि 2021 में लोगों को वास्तविक मोदी का परिचय मिल गया है कि उनकी काबिलियत क्या है, उनके करिश्मा का सच क्या है, वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, किस तरह से सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, उसकी वास्तविकताएं भी सामने आ गई? देखिए जी, भारत के समाज में हमें यह मानना होगा कि एक वर्ग है जो हिंदुत्व से प्रभावित होकर वह चाहता है कि नेता हो तो ऐसा हो। वो बिल्कुल मोदी जी के जीत के लिए उत्तर प्रदेश में, अन्य राज्यों में और 2024 में भी काम करते रहेंगे।
इस सच्चाई को हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन यह वर्ग एक अल्पसंख्य में है, इट्स अ माइनॉरिटी। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स 2014 2019 में भी मेजॉरिटी बीजेपी के साथ नहीं थी। अब तो यह मेजॉरिटी और बढ़ने वाली है, और जो समर्थक हैं उनकी संख्या घटने वाली है। आवश्यक क्या है कि विरोधी दलों को, विपक्ष विपक्ष दलों को एक विकल्प के लिए मिलकर काम करना होगा। वह एकता आज लोगों के सामने दिख नहीं रही है। इसलिए कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पक्ष है, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी प्रादेशिक पक्ष जो बीजेपी के खिलाफ हैं, उन सब में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर साथ मिलकर काम करने का एक दृश्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो विकल्प जनता ही तैयार करेगी, क्योंकि यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र मजबूत है। और लोकतंत्र जब लोग जागेंगे और तय करेंगे कि हमें परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन के लिए विकल्प जनता ही खोजेगी। लेकिन इसके लिए यह ऑटोमेटिकली होने वाली बात नहीं है। इसके लिए हम जैसे लोगों को काम करना पड़ेगा। और जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस और अन्य पार्टियां, उनके नेताओं को, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, अन्य, इन सब को एक व्यापक दृष्टिकोण रखते हुए केवल अपनी पार्टी के हित को न देखना, व्यापक हित को देखते हुए एक विकल्प खड़ा करने के लिए साथ मिलकर काम करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि 2022 में यह दृश्य हमें दिखेगा। अंतिम प्रश्न है मेरा, क्या आपको लगता है, आपने कहा कि प्रधानमंत्री असुरक्षा बोध से पीड़ित हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तो क्या वो एक निरंकुश शासन की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या वो उग्र हिंदुत्व को और बढ़ावा दे सकते हैं ताकि ऑल पोलराइज हो हिंदू मतदाता और उनके साथ आए? क्या ये आखिरी दांव के रूप में वो इस तरफ बढ़ सकते हैं कि चुनाव ही ना हो 2024 में? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। देखिए, जैसे मैंने कहा, भारत में लोकतंत्र बहुत बहुत मजबूत है। यानी नो लीडर कैन टेक डेमोक्रेसी फॉर ग्रांटेड, इवन नरेंद्र मोदी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय किया, इलेक्शन को ही पोस्टपोन कर दिया, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? अ टॉल लीडर लाइक इंदिरा गांधी वाज सिंपली वाइप्ड आउट। तो 2024 में इलेक्शन तो बिल्कुल होंगे, लेकिन आवश्यकता क्या है? जैसे राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में कहा है कि हिंदू और हिंदुत्व, इसका फर्क जानना आवश्यक है। हिंदू धर्म यह एक श्रेष्ठ धर्म है। हिंदुइज्म इज एन इंक्लूसिव रिलीजन। हिंदुइज्म रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स। हिंदुइज्म इज टॉलरेंस। हिंदुइज्म इज लव। हिंदुइज्म सत्य के आधार पर खड़ा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, सत्य और अहिंसा यह हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। लेकिन हिंदुत्व, इसका हिंदू भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ के लिए इसका उपयोग करना, दुरुपयोग करना, जैसे कई मुस्लिम राष्ट्रों में इस्लाम को दुरुपयोग करके वहां शासन चला रहे हैं, उग्रवाद बढ़ा रहे हैं, टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। क्या हम इसी दिशा को, हिंदुइज्म को ले जाना चाहते हैं, इसी दिशा में? तो इसे रोकना, एक तरफ हमें राजनीतिक क्षेत्र में काम करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ समाज में यह दरार कम हो, इसके लिए भी काम करना पड़ेगा। और यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम जैसे हिंदुओं पर है। जी, आपको एक बड़ी पैमाने पर हिंसा और उस तरह के अत्याचारों की, उत्पीड़न की आशंकाएं नहीं दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही है। इसका भी प्रयोग होगा, क्योंकि आखिर में कुछ नहीं चलेगा तो पोलराइजेशन को ही और पॉइजनस करो, और
हिंसा भड़काओ, क्योंकि ये जो वाणी हम सुन रहे हैं आज, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है। इस वाणी से ही यह कृति में बदल सकती है। हिंदू खतरे में है, यह आवाज और शायद बुलंद होगा और बढ़ेगा। तो इसलिए एक एक हिंदुओं को सजग रहना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से हमारे मुस्लिम भाई, इनको भी मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि आप बहकावे में मत आइए। आज संयम की आवश्यकता है, आज सद्भावना की आवश्यकता है, आज एकता की आवश्यकता है, आज देश को मजबूत करने के लिए, एक रखने के लिए हमें हम सबको काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि सत्ताधारी सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करें, इसका जवाब हम सब मिलकर दे सकते हैं। भारत की एकता और लोकतंत्र की एक मजबूती, इसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं। हमारे सामने आज चुनौती है, हम सबको मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधींद्र जी, आपने समय निकाला सत्येंद्र जी से बातचीत करने के लिए, और एक आपने पूरा जो परिदृश्य बन रहा है उस पर एक बहुत ही विवेक सम्मत राय दी है, एक अपनी टिप्पणी दी है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी इसको देखकर सुनकर अपनी राजनीतिक समझ को और पुख्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।